नमस्ते दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे अध्याय 3। जैसा कि हम लोग देखते आ रहे हैं कक्षा 6 की जो हिस्ट्री की बुक है उसका अध्याय 3 है आरंभिक नगर। यह जो है पूरे हम लोग जो शब्दावलियों पे ध्यान दे रहे हैं उन शब्दावलियों के क्रम में आज हम तीसरे अध्याय पर ध्यान देंगे, जिसमें कि आरंभिक नगर अर्थात जो हमारा सिंधु घाटी सभ्यता था उसके बारे में ये बताया गया है। तो इसमें जो कुछ शब्द थे उन शब्दों को मैंने लिखा है और उसके कुछ अर्थ ढूंढ कर लिखे हैं। तो हमारा पहला है खंडहर। खंडहर बेसिकली उस क्षेत्र को उस मकान को कहा जाता है जिसके अब केवल अवशेष रह गए हैं। तो यहाँ पे बताया गया कि गिरे हुए मकान के जो अवशेष होते हैं उनको खंडहर कहा जाता है। वास्तुकला। वास्तुकला अर्थात आर्किटेक्चर अंग्रेजी में अगर हम कहें तो ये जो होता है किसी मकान या इमारत आदि जो भी बनाने की जो कला होती है वो इसके अंतर्गत आती है। ये एक तरह से इंजीनियरिंग का फील्ड होता है। अगला है नगर। नगर के यहाँ पर जो नगर दिया गया है वो पुराने नगरों के संदर्भ में है, लेकिन अभी के हम संदर्भ में देखें तो इसे कहते हैं कि जहाँ पर द्वितीयक क्रियाएं होती हैं। और अगर हम जनगणना नगर के हिसाब से देखें तो वहाँ पर माना जाता है कि 5000 जो है जनसंख्या होनी चाहिए। 3 क्राइटेरिया में से पहला 5000 जनसंख्या होनी चाहिए। दूसरा है इसमें कि वहाँ पे 400 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में एक मतलब व्यक्ति रहना चाहिए। एक व्यक्ति नहीं, मतलब बहुत से लोगों का होना चाहिए। और फिर वहाँ पे जो कार्य है वो द्वितीयक क्रियाकलाप होने चाहिए। यहाँ पर नगर का जो मुख्य अगर हम बिंदु कहें तो 2 तरह से नगर बटा हुआ है, एक दुर्ग और दूसरा है निचला नगर। जो दुर्ग होते थे वो ऊंचाई वाले क्षेत्र को पुरातत्वविदों ने दुर्ग कहा है। वहीं निचले नगर की बात करें तो निचला नगर निचले हिस्से को बताया गया है। अगला है मैन होल। मैन होल जो होता है ये अक्सर नालियों के सफाई में एक बीच सा छेद होता है जिसमें कि नालों की देखभाल की जाती है या सफाई की जाती है, तो उसके संदर्भ में इस शब्द का प्रयोग हुआ है। अगला है लिपिक। ये जो होते थे मुख्यतः मोहरों पर लिखने वाले व्यक्ति के रूप में संदर्भित किया जाता था इस शब्द को। आज हालांकि जो है कुछ इनका अलग अलग काम होता है, लेकिन ये हम लोग हिस्ट्री के संदर्भ में देख रहे हैं तो इसमें ये चीज़ें हैं। अगला है शिल्पकार। ये कारीगर या कपड़ा कारीगर मुख्यतः जो हाथ से काम करने वाले जो भी चीज़ें होती थी वो कारीगर कहलाते थे। इसमें 5-6 चीज़ों को मिलाकर लिया गया है, जैसे कि कपड़े में सजावटी, कागज, कार्यात्मक, फैशन, शिल्प। इसको देखें तो हम लोग जैसे कि खिलौने बनाने वाले, लोहार, बढ़ई, ये सब जो भी हाथों से काम करते हैं वो शिल्पकार के अंतर्गत आते हैं। अगला है विशेषज्ञ। विशेषज्ञ ऐसे व्यक्ति जो किसी खास तरह की चीज़ को बनाते थे उनके लिए प्रयुक्त किया जाता था। उनको खास प्रशिक्षण दिया जाता, जैसे कि मूर्तियों की जो भी जीवंतता का प्रमाण मिलता है तो वो विशेषज्ञ ही उस कार्य को अंजाम देते थे। अगला है फियोन्स। ये एक तरह से कृत्रिम रूप में जो चीज़ें बनाई जाती थी, जैसे बालू, स्फटिक, पत्थर जो होते थे उनके चूर्ण में गोंद मिलाकर जो भी वस्तुएं बनाई जाती थी फियोन्स कहलाती थी। अगला है कच्चा माल। कच्चा माल उस पदार्थ को कहते हैं जो कि प्राकृतिक रूप से मिलते हैं और किसान जो है उनका उत्पादन करते थे। अगला है इसमें मुहरबंदी। मुहरबंदी में मुद्रांकन। गीली मिट्टी के दबाने पर उनकी जो है मुद्रा की छाप पड़ जाती थी तो उसमें इसका प्रयोग किया जाता था। अगला है इसमें बंदरगाह। बंदरगाह और पत्तन जो होते हैं वो समान अर्थ में प्रयुक्त होते हैं, लेकिन बंदरगाह और पत्तन में डिफरेंस होता है। बंदरगाह जो नेचुरली होते हैं वो बंदरगाह होते हैं और ये किसी बड़े जल निकाय से जुड़े हुए होते हैं। और यहाँ पर जो है जो जहाज होते हैं वो या जो भी नाव से जो भी काम होते हैं उनका मेनली आना जाना जो होता है इसी रूप में होता है। और पत्तन जो होते हैं वो कृत्रिम रूप से बनाए जाते हैं और वहाँ पर भी हालांकि यही क्रियाकलाप होते हैं कि जो भी जहाज आते हैं
उनकी जो मालों की ढुलाई होती है वो इसी तरह से किए जाते हैं, लेकिन उसमें कुछ गहराई, कुछ उनकी जो बनावट होती है उसके आधार पे उनका वर्गीकरण किया जाता है। अगला है मुहर। इनका प्रयोग जो है सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान में सुरक्षित भेजने के लिए जो है मुहरों का प्रयोग किया जाता रहा होगा। और अभी के संदर्भ में हम लोग देखें तो स्टाम्प एक तरह से इसी का एक रूप है। अगला है हमारे पास कुछ तिथियों के संदर्भ में है कि मेहरगढ़ जो है उसमें हमने देखा था कि यहाँ पर पशुपालन और खेती के साक्ष्य मिले थे। तो उसी क्रम में हम लोग देखते हैं तिथियों में कि मेहरगढ़ में कपास की खेती की गई थी, जिसमें कि लगभग 7000 वर्ष पहले यहाँ पर खेती हुई थी। अगला है कि नगरों का आरंभ, तो ये 4700 साल पहले हुआ था नगरों का आरंभ। और अगला है हड़प्पा के नगरों की शुरुआत कब हुई थी, तो 3900 साल पहले जो है इसमें बताया गया है कि ये नगर के अंत की शुरुआत हुई थी। अगला है कि अन्य नगरों का विकास कब हुआ था, तो ये लगभग 2500 साल पहले हुआ था। अब हम लोग मैप में कुछ चीज़ों को देख लेते हैं। तो यहाँ पे है कि मानचित्र में जो भी उपमहाद्वीप के आरंभिक नगर हैं उसमें तभी भारत और पाकिस्तान नहीं था, लेकिन अब ये विभाजन के पश्चात जो है कुछ क्षेत्र पाकिस्तान को चले गए और कुछ भारत में रह गए। तो इसमें जो मेन रहा है हड़प्पा, ये रावी नदी के किनारे आप लोग देख सकते हैं, ये जो भी सिंधु नदी घाटी का जो भी तंत्र है उसके तहत। अगला है मोहनजोदाड़ो जो कि सिंधु नदी के किनारे है। सोतकांगडोर ये भी है सबसे पश्चिमी जो बिंदु है इसके रूप में है। अगला है भारत में हम जो चीज़ें हैं उनको देख लेते हैं। राखी गढ़ी, कालीबंगा, गांवेरी वाला सॉरी। अगला है चनहूदरो और धौलावीरा, सुरकोटदा और लोथल। लोथल जो है एक डॉकयार्ड था, यानी कि ये एक बंदरगाह के रूप में प्रचलित था उस समय। इसमें कुछ और चीज़ों के बारे में भी बताया गया है, जहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि ये जो है मिस्र में एक उसको कहाँ है मिस्र में, उसको एटलस में देख लेते हैं मिस्र। और अभी के हम लोग संदर्भ में देखें तो ये एक इजिप्ट यानी अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में है। ये आप लोग यहाँ ध्यान से देख रहे हैं नील नदी के पास ये जो क्षेत्र है ये इजिप्ट है। तो ये इस तरह से हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। धन्यवाद।